हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है मेमोरी। तो इसके बारे में हम अपने डीएसए के रिगार्डिंग हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसमें मैं कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसको मैं आगे फर्दर यूज करूंगा। तो आपने ये वीडियो बड़े ही ध्यान से और अच्छे से सुनना है, क्योंकि इसमें जो हम बताएंगे वो बताएंगे कि कोड को जो है मेमोरी के अंदर कैसे रन किया जाता है, सीपीयू जो है वो किस प्रोसेस को कैसे रन करता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ अच्छे से ध्यान से बने रहें और अच्छे से सुने। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर मैं बात करूं, जो हमारा बेसिकली सीपीयू समझता है या किसी भी प्रोसेस को रन करता है तो किस में रन करता है, तो वो होती है एक मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम, ठीक है। ये क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो ये था इसकी फुल फॉर्म। अभी हम पढ़ेंगे डीपली कि ये रैम जो है ये हमारे कोड को कैसे कंज्यूम करती है, कैसे ये रन करती है, और कैसे जो एड्रेसेस हैं या मेमोरी एलोकेशन है वो कैसे करती है। तो अभी अगर मैं बात करूं, अभी मैं सिर्फ सी के कंटेक्स्ट में बात करूंगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक मेमोरी है, रैम है, ठीक है। आपके पीसी में भी लगी होगी। मेरे पीसी में 16 GB है, तो आपके पीसी में मे बी 8 हो, 32 भी हो सकती है। तो अगर किसी के नहीं लगी तो वो जाके कंप्यूटर वाले भैया को जाके बोल सकता है कि यहाँ मेरे मेमोरी स्लॉट में मेमोरी लगवा दो, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है फंक्शन मेन, एंड उसके अंदर हमारा कुछ कोड है जो फंक्शन ए को कॉल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ए बी जो है वो बी को कॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है मेन फंक्शन, इसके अंदर मान लो एक वेरिएबल पड़ा है वेर कोई भी है x इक्वल टू 10, और a के अंदर पड़ा है मान लो हमारा y इक्वल टू सम स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग पड़ा है। जो b है उसके अंदर पड़ा है हमारा मान लो z के अंदर हमारा पड़ा है जैसे मान लो 5 वैल्यू पड़ा है, ये है इंटीजर, ठीक है। तो जो ये कोड है हमारा, ये क्या होगा? पहली बात तो ये जो है वो है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको एक आदमी पढ़ सकता है, जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब कंप्यूटर जो है वो इस लैंग्वेज को नहीं समझेगा। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो होगा वो मशीन कोड होगा, मशीन लैंग्वेज समझेगा, वो अपनी भाषा समझेगा, जो किसकी फॉर्म में होगी? 0-1 की फॉर्म में होगी। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। ये जो कोड है इसको कंपाइलर जो है वो कंपाइल करेगा, उसके बाद इसकी जो कन्वर्जन है वो 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, जो कि मशीन लैंग्वेज है, जो कि हमारा फर्स्ट मेमोरी में एलोकेशन हो जाएगा। बेसिकली एक सेगमेंट ले लेगा रैम के अंदर, तो इसको बोलेंगे हम कोड सेगमेंट। यहां पे हमारा जो बाइनरी पड़ी होगी या जहां पे हमारा जो ये बाइट कोड पड़ा होगा वो एक कोड सेगमेंट हमारा क्रिएट कर लेगा। तो अगर मैं दूसरी स्टैक जो सेगमेंट है उसके बारे में बात करूं, तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे कोई भी प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल्स या कोई भी चीज ऐसी हो जो कि ग्लोबली यूज हो रही हो, तो वो इसमें अपना मेमोरी एलोकेशन ले लेगी, एक सेगमेंट यहाँ ले लेगी। तो मेजरली जो हम जो यूज करेंगे, ठीक है, जो जिसमें हमारी प्रोग्राम चीजें रन करती हैं और जहां पे हमारी एग्जीक्यूशन प्रॉपर चलती है वो चलती है इधर हीप एंड स्टैक्स। अब इन दोनों के बारे में हम थोड़ा डीप नॉलेज में पढ़ेंगे। इन दोनों के बारे में मैं फर्दर पढ़ाऊंगा। बेसिकली कोड सेगमेंट में तो आपको पता चल गया कि बाइनरी कोड आता है हमारा। इसके बारे में आप लोगों को इतना अभी मैंडेटरी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा कोड है, जो हमने ये कोड लिखा हुआ है, ये कैसे मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट होता है एंड कैसे इसको मेमोरी मिलती है। तो जो स्टैक होता है ये बेसिकली वेरिएबल्स स्टोर करने के लिए होता है, जितने भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। तो ये है स्टैक की फंक्शनैलिटी कि स्टैक कैसे मेमोरी एलोकेट करता है। तो जैसे अब मैं बात करूं हमारे इस फंक्शन के रिगार्डिंग या इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, हमने एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया था जिसने के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था x, ठीक है जी। तो यहां पे मैंने उसको एक वैल्यू साइन की थी 10। तो इसने अपना स्टैक के अंदर एक सेगमेंट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद सेकंड लाइन में था कि मैंने ए फंक्शन को कॉल किया हुआ था। तो ए मेन को बोलेगा कि भाई थोड़े टाइम के लिए तू रुक जा,
मेरे को कोई और फंक्शनैलिटी करनी है, मेरे को कोई और बिजनेस लॉजिक रन करना है, तो तू 2 मिनट ठहर, मैं आया अपनी फंक्शनैलिटी पूरी करके। तो मेन बोलेगा ठीक है मैं खड़ा हूं भाई, तू जाया, ठीक है तू अपनी फंक्शनैलिटी पूरी कर ले। तो जैसे ही मेन रन होगा तो मेन भी एक सेगमेंट ए भी एक सेगमेंट ले लेगा। ए जो है ए फंक्शन, उसके अंदर ये ए क्यों सेगमेंट लेगा, क्योंकि इसके अंदर भी एक वेरिएबल पड़ा था जो कि था x इक्वल टू सम स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करेक्टर पड़ा था, इंटीजर ए या कोई भी ऐसे करेक्टर जो भी मतलब इसके अंदर वेरिएबल होगा वो आ जाएगा। अब ए के अंदर हमने बोला था कि बी भी कॉल हो रहा है, तो बी भी ए को ये बोलेगा कि भाई तू 2 मिनट रुक जा, मैं आया अपनी कोई बिजनेस लॉजिक को रन करके। तो ए बोलेगा ठीक है भाई मैं रुका हुआ हूं, तू जाया, तू अपनी चीजें कंप्लीट कर ले। तो बी भी एग्जीक्यूट होगा। बी के अंदर मान लो कोई और वेरिएबल था XYZ, ठीक है, उसके अंदर भी कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर थी। तो जैसे ही इस बी की एग्जीक्यूशन पूरी होएगी तो वो अपना जो सेगमेंट है वो क्लियर कर देगा और ए के पास कंट्रोल चला जाएगा। तो जैसे ही ए की फंक्शनैलिटी पूरी होती है तो ए का सेगमेंट भी खत्म हो जाएगा और कंट्रोल मेन के पास चला जाएगा और मेन को बोलेगा कि भाई मैंने तो कंप्लीट कर लिया है अपना एग्जीक्यूशन, अभी आप भी पूरा कर लो। तो मेन बोलेगा ठीक है मैं पूरा कर लेता हूं। जैसे ही मेन पूरा होगा तो मेन का भी एग्जीक्यूशन सेगमेंट जो सेगमेंट है वो क्लियर हो जाएगा एग्जीक्यूशन के बाद। तो ये था स्टैक। अब स्टैक के बारे में आप आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि स्टैक होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा हीप के बारे में कि हीप क्या होती है, इसके अंदर हम कैसे वैल्यूज को डालते हैं या यहां से कैसे चीजें लेते हैं। तो इसको मैं एक बारी आपके लिए एग्जांपल के लिए देता हूं। जैसे मान लो आप किसी से उधार लेते हो, कोई भी चीज हो सकती है, जब आप मान लो बैंक से लोन लेते हो, तो अब लोन आपने ऐसा लिया है कि भी आप उसको एक बार ही लेना चाहते हो और दूसरी बारी में आप उसको पूरा ही भर दोगे, आप किस्तों में नहीं देना चाहते उस चीज को। मतलब आपने एक बारी बैंक वालों से 1000 रुपया लिया, 1000 रुपये ही वापस दे दिया उसको, ठीक है। तो जब भी आपका काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ये था हीप। हीप के अंदर भी सेम एज इट इज ही चलता है। जब भी कोई वेरिएबल बोलता है कि मेरे को कोई मेमोरी पे मान लो इसमें बेसिकली पॉइंटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स के ऊपर वैल्यू स्टोर करता है, ये एक एड्रेस देता है जिसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। तो ये मान लो ए ने बोला कि हीप से भी मेरे को एक वैल्यू स्टोर कराना, मेरे को कोई मेमोरी एड्रेस दें। तो ये एक मेमोरी एड्रेस ए को देगा एंड ए उसके अंदर अपनी वैल्यू रख देगा। मान लो उसके अंदर कोई एरे था, एरे 4 डिजिट का एरे था या 4 लेंथ का एरे था, तो वो हीप के अंदर पड़ा होगा। तो जब भी उसका काम पूरा हो जाएगा तो इस मेमोरी को वो डी एलोकेट कर देगा। अब सी के अंदर जो होता है वो एम कॉल के साथ हम उसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो गो के अंदर हम उसको न्यू के साथ और मेक के साथ भी कर सकते हैं। तो ये गोलैंग के अंदर होगा, ठीक है। मैं क्योंकि गोलैंग भी मतलब मेरे लेक्चर्स हैं जो गोलैंग के, मैं गोलैंग मेजरली पढ़ाता हूं, तो अभी के लिए ये भी समझ लें कि जो गो है वो भी मेक और न्यू कीवर्ड के साथ बनी होती है। सी इसीलिए कंज्यूम की थी क्योंकि सी जो है वो पेरेंट है गो की, तो इसीलिए मैंने दोनों का एग्जाम्पल दिया है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि हीप क्या होता है, स्टैक क्या होता है, रैम क्या होता है और हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो अभी हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो आपको इंटरव्यू लेवल के लिए पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम होता है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि डेटा स्ट्रक्चर को जानने के बाद ही होता है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी टर्म्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं बताना चाहता हूं। जैसे मान लो डाटा वेयर हाउस एंड डाटाबेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा करंट सिस्टम है, ठीक है, जो करंट सिस्टम है जिस डेटा को लेके वो चल रहा है उसको हम, उस डेटा को हम डेटाबेस में स्टोर कराते हैं एंड उसकी जो भी एग्जीक्यूशन है, जब जो करंट सिस्टम चल रहा है वो उस डेटा के परसिस्ट रह के चलेगा। ऐसा नहीं है कि भी हम उसको बड़ा ही करते जाएंगे, क्योंकि एक टाइम आएगा कि वो डेटा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा डेटाबेस हो जाएगा कि उसको उसमें से सर्च करना, जब वैल्यू रिट्रीव करना, जब मतलब वैल्यू लेना और देना डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली करंट डेटा को, करंट सिस्टम को हैंडल करने के लिए यूज होता है, करंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो अभी बढ़ते हैं डाटा वेयर हाउस के बारे में। तो डाटा वेयर हाउस क्या होता है, जैसे मान लो आप लोगों ने अमेजोन वेयर हाउस के बारे में सुना होगा, क्योंकि आप मैं ये मतलब मेरे को लगता है कि आप लोग भी ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते होंगे। तो बेसिकली वो वेयर हाउस दिखता कैसा है,
वो बहुत ही बड़ा मतलब लार्ज स्केल में लैंड कवर करके उसके अंदर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बना के उसके अंदर मल्टीपल यूजर्स के ऑर्डर्स पड़े रहते हैं। तो उनकी एनालिटिक्स भी होती है। एनालिटिक्स मतलब क्या, अब ये मान लो यूजर 1 को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये मान लो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑर्डर जो था वो आपका था, ये ऑर्डर मेरा है एंड ये ऑर्डर किसी और का है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारे ही ऑर्डर मल्टीपल यूजर्स के होंगे। तो ऐसे ही हमारा जो है डेटा वेयर हाउस काम करता है। जो डाटा वेयर हाउस है वो भी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, बहुत सारा डेटा है, मल्टीपल यूजर्स का डेटा है। तो वो एनालिटिक्स के लिए यूज होता है। अब एनालिटिक्स क्या होता है, मान लो आप लोग चाहते हो, मान लो ये एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा चाहता है कि मेरी 2010 में कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, मेरे को ये चाहिए। तो अभी जैसे चल रहा है 2023, तो ये 2010 का डेटा वो हर बारी तो नहीं मांगेगा, मतलब हर सेकंड तो नहीं मांगेगा। वो क्या क्या पता किसी एक दिन मांग रहा हो कि 2010 में मेरे को ये पता चले मेरी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी, उसने कहीं सेव करके रखा हो। तो ये चीज जो पड़ी होगी, ये इंफॉर्मेशन पड़ी होगी जो 2010 वाली, ये बेसिकली डाटा वेयर हाउस के अंदर पड़ी होगी। एंड वहां से हम लाके इस बंदे को डेटा दे सकते हैं कि 2010 में आपका ये डेटा था, इसमें से आप ढूंढ सकते हो जो भी चीज आपको चाहिए। तो आशा करता हूं आप लोगों को डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। हीप, स्टैक और रैम जो है, हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू कैसी लैंग्वेज समझता है, ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। क्योंकि डीएसए के अंदर फर्दर जब मैं चीजें और टर्म्स यूज करूंगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत यूज होने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। अगर किसी को पॉइंटर्स के रिलेटेड वीडियो समझ ना हो तो मैंने गोलैंग के अंदर पॉइंटर्स अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसका लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी दे दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अदरवाइज कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स गाइस।